हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम पिग्मी जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, पिग्मी जनजाति के लोग मध्य अफ्रीका में विशेष रूप से निवास करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये विषुवत रेखीय पेटी के निवासी हैं, यानी इक्वेटोरियल बेल्ट के निवासी हैं। इक्वेटर के आसपास इनका निवास क्षेत्र है। विशेष रूप से जब हम इनके निवास क्षेत्र की बात करें तो 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य इनका निवास स्थान है। इसमें जो विशेष रूप से बेल्जियम, कॉन्गो के पूर्वी भाग में जो सघन जंगल हैं, वहाँ पिग्मी जनजाति के लोग निवास करते हैं। और ये जो जायरे वाला जो भाग है, कॉन्गो का जो भाग है, बेल्जियम और जायरे वाला जो भाग है, वहाँ विशेष रूप से इतुरी पिग्मी जो है वो निवास करते हैं। ये लोग इतुरी नदी के तटीय प्रदेश में निवास करते हैं, इसीलिए इनका नाम जो है इतुरी पिग्मी पड़ा है और इनको इतुरी पिग्मी के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा अन्य कई पिग्मी वर्ग भी हैं जो पश्चिम में गाबोन देश से लेकर पूर्व में युगांडा तक जहाँ तहाँ बिखरे हुए हमें मिलते हैं। इनका जो क्षेत्र है ये हम मैप में देख सकते हैं। ये वाला जो पूरा बेल्ट है, यहाँ पर ये जो निवास क्षेत्र है, ये जो निवास क्षेत्र पिग्मी जनजाति का विशेष रूप से निवास माना जाता है। और इसके अलावा दक्षिण पूर्वी एशिया में, फिलीपींस के कुछ मनों में, न्यू गिनी में भी पिग्मी लोग निवास करते हैं। मैप में हम क्लोजअप में हम देखना चाहें तो ये वाले जो भाग हैं पिग्मी विलेजेस हैं, जो रेड कलर में जो हमें पार्ट्स दिख रहे हैं, ये सारे पिग्मियों के निवास क्षेत्र हैं। पिग्मी लोग बेसिकली आखेटक होते हैं, अतः ये स्थायी मकानों में निवास करने के बजाय आखेट की खोज में घूमते रहते हैं और इसी कारण इनके जो मकान होते हैं वो अस्थायी होते हैं। जिस प्रदेश में या जिस स्थान पर आखेट जो है, शिकार जो है प्रचुर मात्रा में मिल जाता है, उसी में अल्पकालीन मतलब ये लोग अपना अल्पकालीन निवास जो है वो बना लेते हैं। तो ये तो एरियाज थे। कॉन्गो नदी बेसिन मुख्य रूप से पिग्मियों का निवास क्षेत्र है। उसके बाद जायरे है, जो युगांडा है, ये वाले जो भाग हैं, इतुरी नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वो पिग्मियों का निवास क्षेत्र है। अब हम बात करते हैं पिग्मी जनजाति के प्राकृतिक वातावरण की। देखिए, पिग्मी लोगों का जो निवास क्षेत्र है, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, विषुवत रेखीय जलवायु वाला भाग है। तो यहाँ पर जो विषुवत रेखीय वन जो हैं, वहाँ ये पिग्मी जनजाति के लोग निवास करते हैं। यहाँ जलवायु की हम बात करें तो उष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु है, हॉट वेट क्लाइमेट है, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में हाई टेम्परेचर रहता है और हाई रेनफॉल जो है वो भी इस क्षेत्र में होती है। तापमान पूरे वर्ष 28 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। वार्षिक तापांतर 3 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है, यानी जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है उसका जो डिफरेंस है वो 3 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है। काफ़ी गिरावट नहीं देखी जाती, नोट नहीं की जाती यहाँ पर। और सदैव सभी महीनों में गर्मी की ऋतु यहाँ पर बनी रहती है। इस पिग्मी निवास क्षेत्र में जो वार्षिक वर्षा है औसत रूप से 150 से 200 सेंटीमीटर तक होती है, क्योंकि वर्षा हर महीने पूरे वर्ष होती रहती है। इसलिए यहाँ का जो वायुमंडल है उसमें आर्द्रता बहुत होती है, जिसके कारण गर्मी बहुत असह्य होती है। अधिक गर्मी और वर्षा के प्रभाव से वहाँ सघन वन हमें देखने को मिलते हैं और ये जो वन है एवरग्रीन फॉरेस्ट है, सदापर्णी वन है। वृक्ष बहुत लंबे और ऊंचे होते हैं। अनेक प्रकार की लताएं भी वृक्षों से लिपटी रहती हैं। पेड़ों की अनेकानेक जातियां होती हैं और इन सघन वनों में रहने वाले जंतु भी कई प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। तो ये एक क्लाइमेटिक कंडीशंस है, हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल, वार्षिक तापमान बहुत कम, वायुमंडल में आर्द्रता बहुत ज़्यादा रहती है, गर्मी प्रायः असहनीय होती है और वर्षा, यहाँ पर जो अधिक वर्षा और गर्मी के कारण सघन वन हमें देखने को मिलते हैं और जो वन है एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। यहाँ वृक्ष बहुत लंबे होते हैं और साथ में वृक्षों पर लिपटी हुई अनेक प्रकार की लताएं और छोटी छोटी घासें भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। साथ ही जीव जंतु भी काफ़ी भांति के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के सघन वनों में नदियों के तटीय क्षेत्रों में या बेसिन में जहाँ उन्हें
ऊंची भूमि मिलती है वहाँ उन स्थानों पर पिग्मी लोग अपना निवास बनाते हैं। ये जो ऊंचाई है लगभग 300 से 400 450 मीटर के बीच होती है और यहाँ ये पिग्मी लोग अपना निवास बना के रहते हैं। अफ्रीका में कॉन्गो नदी, उरुविमी नदी, इतुरी नदी, ओग नदी, कसाई नदी के बेसिनों में कुछ जो ऊंची भूमियाँ हैं वहाँ पर हमें पिग्मियों के निवास क्षेत्र देखने को मिलते हैं। तो ये जो निवास क्षेत्र से संबंधित जो जानकारियाँ थी ये आपको क्लियर हो गई होंगी पिग्मियों की। अब हम बात करते हैं पिग्मी जनजाति की उपजातियों की। देखिए, पिग्मी वर्ग की विभिन्न उपजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें एक सम्मिलित नाम है अचुआ, अचुआ पिग्मी। ओके, अब ये जो अचुआ पिग्मी है इनकी 4 उपजातियाँ पाई जाती हैं। मबूती जो विषुवत रेखा के उत्तरी क्षेत्रों में निवास करती है, त्वाब पिग्मी जो विषुवत रेखा के मध्य पेटी में निवास करती है, बिंगा पिग्मी जो दक्षिणी क्षेत्रों में निवास करती है और गेसेरा पिग्मी जो दक्षिणी क्षेत्रों में ये भी रहते हैं। तो ये 4 उपजातियां हैं और इनका जो सम्मिलित नाम है पिग्मियों का, उसमें अचुआ जो पिग्मी हैं वो पाए जाते हैं और अचुआ के अंदर मुफ्ती, त्वाब, बिंगा और गसेरा पिग्मी हमें देखने को मिलते हैं। ये जो वर्ग हैं जिस क्षेत्र में अल्पकालीन निवास स्थापित करते हैं उस क्षेत्र की भाषा के अनुसार भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। उदाहरण के लिए मध्य कोंगो के जिलों में इनको बातवा कहते हैं। लुंगलुक नदी के बेसिन में जो लोग रह रहे हैं उनको वातवा कहते हैं। वाबोद नदी के बेसिन में जो इनको बालिया पिग्मी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं पिग्मी जनजाति की जो रेशियल फीचर्स हैं, प्रजातीय लक्षण हैं, उनके बारे में। देखिए, ये पिग्मी जो जनजाति के लोग हैं वो नाटे कद के होते हैं। इनकी नाक चपटी, होठ मोटे तथा बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं और सिर के बाल जो हैं वो छल्लेदार गुच्छों में होते हैं। ये मानव प्रजाति नेग्रिटो प्रकार की है। दक्षिणी एशिया में फिलीपाइंस के वनों में आयटा नामक नेग्रिटो तथा न्यूगिनी में तापिरो नामक पिग्मी नेग्रिटो लोग रहते हैं। अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ प्रदेश में इन नाटे कद के नेग्रिटो मानव प्रजाति के सभी लोगों को नेग्रिलो भी कहा जाता है। समस्त प्रदेशों में पिग्मी लोगों में अफ्रीकन नेग्रिलो सबसे छोटे कद के होते हैं। इनकी जो ऊंचाई होती है वो लगभग 1.5 मीटर के आसपास होती है और बहुत से व्यक्ति तो केवल 1 मीटर तक ही ऊंचे हमें पाए जाते हैं। ये एक चित्र है जिसमें हम पिग्मी जनजाति के लोगों का जो प्रजाति लक्षण है उसको आसानी से पहचान सकते हैं। अब हम बात करते हैं पिग्मी जनजाति के भोजन की। देखिए, पिग्मी लोगों का भोजन आखेट किए गए जंतुओं का मांस तथा जंगली फल, कंदमूल आदि है। नदियों, झीलों आदि से मछलियां भी ये लोग पकड़ते हैं। जंगली पालक जैसी सब्जियां जो हैं, पत्ते वाली सब्जियां उबालकर भी ये लोग खाते हैं। इनके निवास क्षेत्रों के समीप में जो कृषक वर्ग रहते हैं उन पड़ोसियों के बागों से भी ये लोग फल तोड़कर लेकर आते हैं। ये लोग न तो भूमि जोतते या बोते हैं और न ही पशु पालते हैं। यहाँ तक कि कुत्ता भी बहुत कम पाला जाता है इन लोगों में। लेकिन शिकार करने में ये लोग बहुत दक्ष होते हैं और बड़े से बड़े भीमकाय जंतु जैसे हाथी तक को भी घेर कर ये लोग मार देते हैं। विशालकाय जंतु का शिकार करने के बाद ये पेट भरकर भोजन करते हैं। छोटा कद होते हुए भी इनकी असाधारण भूख का अनुमान इस बात से भी लगा सकते हैं हम कि कई पिग्मी एक समय में भोजन में अन्य खाद्य पदार्थों के साथ साथ 60 केले तक खा जाते हैं। तो केला भी इनका जो जंगलों में उत्पादित होता है ये भी प्रिय भोजन है। बड़े जंतुओं के अलावा दीमक, चींटियां, गैब्रिलो के डिम्ब तथा लार्वा, मधुमक्खियाँ और जो शहद है मधुमक्खियों का, ये वो लोग बड़े चाव से खाते हैं। मछली पकड़ने में भी ये बड़े चतुर होते हैं। बिना कांटे की सहायता से ही ये मछली पकड़ते हैं। केवल एक डोरी में मांस का टुकड़ा बांधकर पानी में ये लोग फेंकते हैं और उसका लालच देकर बड़ी बड़ी मछलियों को किनारे पर ले आते हैं और फिर मार देते हैं उन मछलियों को। जंगल से अनेक प्रकार की जंगली सेब, फलियां, पालक और अन्य प्रकार के खाने योग्य जो सब्जियां हैं, शाक हैं, छत्रक, मशरूम्स हैं, ये सब भी अपने भोजन पदार्थ में शामिल करते हैं। साग सब्जियां कभी कभी कच्ची भी खाई जाती है और कभी उबालकर या पकाकर मांस को खुली आग में ये लोग भूनकर भी खाते हैं, जिससे वो सूख जाता है मांस। खाने पीने और रहन सहन में पिग्मी लोग बड़े ही, देखा जाए तो बहुत अनटाइडी तरीके से, गंदे तरीके से रहते हैं।
केला इन लोगों का अत्यंत प्रिय भोजन है, जिसको ये अपने पड़ोसी कृषक वर्गों से मांस, शहद आदि के बदले में वस्तु विनिमय द्वारा प्राप्त कर लेते हैं, या कभी कभी चोरी भी कर लेते हैं ये लोग केले की। साधारणतः ऐसे वस्तु विनिमय जो हैं वो एक पक्षीय होते हैं, जिनमें पिग्मी स्वयं ही निश्चित कर लेता है कि वह अपनी इच्छित केलों के बदले में कितना मांस या शहद जो है वो उस कृषक को देगा। वह पड़ोसी प्रदेश के बागों में जाकर केले तोड़ लेता है और उसके बदले में मांस की बोटियां जो हैं वो उस जगह पर रख के या पेड़ के लटका के आ जाता है। गांव के कृषक निग्रो लोगों को जब मांस की आवश्यकता होती है तो वह अपनी खेती की उपज, अनाज, फल आदि को एक निश्चित स्थान पर उन पिग्मी शिकारियों के लिए रखाते हैं और बदले में पिग्मी शिकारी अपना कुछ शिकार की हुई चीज़ वहाँ पर रख देते हैं और ये लोग उठा लेते हैं और उसके पास रख देते हैं उसके बदले में कोई चीज़। इस प्रकार नेग्रिलो पिग्मी लोगों में और उनके पड़ोसी निग्रो कृषकों में खाद्य का वस्तु विनिमय होता रहता है। ये कुछ पिग्मी शिकारी लोग हैं जिसको हम देख सकते हैं चित्र में। अब हम बात करते हैं इनके क्लोथ्स की, कपड़ों की। देखिए, उष्ण आर्द्र जलवायु में वस्त्रों की आवश्यकता कम होती है, इसलिए पिग्मी पुरुष और स्त्री जो हैं काफ़ी कम वस्त्र पहनते हैं। केवल कमर के नीचे ये लोग अपने वस्त्र के रूप में कुछ बांधते हैं, जैसे कि कोई पेड़ की छाल है, पत्ते हैं, इन सब से ढक लेते हैं। पुरुष किसी जंतु की खाल को भी कमर के नीचे को लटका लेते हैं। स्त्रियां पत्तों के गुच्छों को कमर के नीचे लटका लेती हैं। ताड़ की पत्तियां या किसी वृक्ष की छाल से बने वस्त्र की पट्टी ही अधिकतर ये पिग्मी जनजाति के लोग प्रयोग करते हैं। ये चित्र में हम इस चीज़ से देख सकते हैं। इस प्रकार के जो वस्त्र हैं जो जानवरों की खालों से और जो वृक्षों से द्वारा जो होते हैं उससे लेते हैं। ये एक पिक्चर और आप देख सकते हैं। ये जितनी भी पिक्चर्स हैं ये दर्शाती हैं पिग्मी जनजाति के लोगों के वस्त्रकों के तरीके को। अब हम बात करते हैं इनके शेल्टर्स की, यानी निवास स्थान के, और इनके जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी। देखिए, पिग्मी लोगों को आखेट की खोज में तथा मछलियों और जंगली खाद्य पदार्थों की खोज में घूमना पड़ता है, इसलिए ये कोई स्थायी गांव बसाकर नहीं रहते हैं। इनका एक जो गांव है आप ये हट के शेप में देख सकते हैं किस प्रकार के झोंपड़ियां, पत्तों से ढकी हुई झोंपड़ियां बनाकर ये लोग रह रहे हैं। पक्का मकान बनाना इनके लिए बिल्कुल ही बेकार है, अतः ये लोग आदिम प्रकार की झोंपड़ियों में निवास करते हैं। इनकी झोंपड़ियों की आकृति जो है मधुमक्खी के छत्ते की भांति होती है, जिसका जो व्यास है लगभग 2 मीटर और ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर की होती है। झोंपड़ी का प्रवेश द्वार एक छिद्र के समान केवल 50 सेंटीमीटर ऊंचा होता है, जिसमें हाथ पैरों से घुटनों के बल रेंगकर ये अंदर या बाहर की ओर आते जाते हैं। चित्र से जो ये आकार का जो डिस्क्रिप्शन है हाउस का, ये हम पता कर सकते हैं। वृक्षों की शाखाओं को भूमि में गाड़कर उनसे अर्धवृत्ताकार ढांचा बना लिया जाता है और उसे पत्तियों से ढककर झोंपड़ी तैयार की जाती है, जो कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। इस प्रकार की 10-12 झोंपड़ियों का एक अस्थायी गांव बन जाता है। कभी कभी किसी अस्थायी गांव में 20-25 झोंपड़ियां भी बन जाती हैं। तो ये हम इनका निवास स्थान इस प्रकार से आप सोच सकते हैं किस प्रकार ये लोग रह रहे हैं। एक तो चलवासी लोगों का घुमक्कड़ जीवन, जिसमें अधिक साज सज्जा या घरेलू सामान रखना भार रूप होता है। दूसरे उष्ण आर्द्र वन, जहां साज सज्जा की आवश्यकता भी यहाँ पर इनको कम पड़ती है। तीसरा, पिग्मी का आदिमकालीन जीवन जो है वो भी इनको मजबूर करता है इस प्रकार के घर बनाने में। पिग्मी लोगों की संपत्ति में केवल तीर कमान, सब शाक पकाने का बर्तन, कमर पे लटकाने का गज भर कपड़ा या खाल और झोंपड़ी के भीतर एक छोटी सी जो खाट, चारपाई जिसे हम कहते हैं, इतनी ही सामग्री होती है। पानी के लिए तुम्बी पर्याप्त होती है, जो गॉड बॉटल होती है वो इनके लिए पर्याप्त होती है। पिग्मी पुरुष के गले में बांस की बनी सीटी लटकी हुई होती है। इस सीटी से वह पक्षियों की बोलियां भी निकाला करता है और जंगल में शिकार करते समय अपने साथी लोगों के मार्ग की जानकारी भी देता है। ये इस तरीके से ये ग्रुप में पिग्मी लोग झोंपड़ियां बनाकर रहते हैं। अब हम बात करते हैं इनके हंटिंग की एक्टिविटी की, पिग्मी के जो आखेट क्रिया है उसकी। देखिए, छोटे जंतुओं का आखेट एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति मिलकर करते हैं। हाथी जैसे विशालकाय जंतु का आखेट करने के लिए कई व्यक्ति साथ मिलकर जाते हैं। उसे घेर कर किसी विकट परिस्थिति में ये लोग ले आते हैं और तीरों से उसे अंधा कर देते हैं। बाद में छोटी छोटी बर्छी से उस हाथी को मारते हैं। हाथी के आखेट के लिए तीरों की नोक में वो विष में डुबो लेते हैं
और विशेषतः कोंगो के दक्षिण में रहने वाले बाथवा पिग्मी हाथी के लिए विषाक्त तीरों का प्रयोग करते हैं। पक्षियों को साधारण तीरों से ही मारा जाता है। मछलियों को डोरी में मांस बांधकर लालच देकर पकड़ा जाता है। तो ये इनका हंटिंग का तरीका है। अब हम बात करते हैं पिग्मी जनजाति के बिहेवियर की, व्यवहार की। देखिए, कद में नाटे और शरीर से वजन में हल्के होते हुए भी पिग्मी लोग बलवान, निर्भय और उत्साही होते हैं। वृक्षों पर तेजी से चढ़ जाने में भी ये लोग बड़े दक्ष होते हैं, क्योंकि इनको पेड़ों पर चढ़ने की बारंबार आवश्यकता होती है। लेकिन ये लोग पानी में घुसने को पसंद नहीं करते और उनमें से कई विरले ही पिग्मी होते हैं जो तैरना जानते हैं। पिग्मी की प्रेक्षण शक्ति बहुत तीव्र होती है, यानी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत तीव्र होता है। जंगली जंतुओं से उसकी स्वयं की सुरक्षा और उनका दैनिक भोजन उसी दृष्टि की तीव्रता पर ही निर्भर करता है। वह हर समय खतरों के बीच रहते हैं, अतः उसे हर समय चौकन्ना, सतर्क और जागरूक रहना पड़ता है। पिग्मी एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर तेजी से चुपचाप पहुंच जाता है और इस प्रकार वह छिप भी जाता है कि ज्ञात करना भी कठिन होता है कि वो कहाँ पर है। पिग्मी कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। उनकी स्मृति और नकल करने की शक्ति बड़ी प्रशंसनीय होती है, परंतु उस वातावरण में पिग्मी जनजाति के व्यक्ति को बुद्धि विकास के द्वारा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति करने का कोई अवसर नहीं मिल पाता। जिस प्रकार के एनवायरनमेंट में ये लोग रहते हैं, इतने इंटेलिजेंट और हाई ऑब्जर्वेशन पावर होते हुए भी, ये पिग्मी लोग जो हैं वो भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। इनकी सामाजिक अवस्था बिल्कुल अविकसित है। जो सफल और बढ़िया आखेटक होते हैं, उसी को छोटी सी बस्ती का मुखिया मान लिया जाता है। यानी जो एक्टिव आखेटक होगा व्यक्ति, उसे ही मुखिया ये लोग मान लेते हैं। और पिग्मी जनजाति के लोग नृत्य करने के भी शौकीन होते हैं। यूरोपीय देशों के गोरे लोगों द्वारा उपनिवेश बसाए जाने के बाद से पिग्मी लोगों की संख्या जो है वो प्रतिदिन घटती जा रही है। पिग्मी लोग वनों में छिपे रहते हैं, यानी छिपकर रहते हैं लोग, और वर्तमान सभ्यता के साथ तालमेल न बैठा सकने के कारण ये लोग कम होते जा रहे हैं। यदि वर्तमान सभ्य मानव वर्गों ने इनकी रक्षा न की तो एक दिन ये जो पिग्मी वर्ग है ये विलुप्त हो जाएगा। और क्योंकि ये एक प्रजाति है, विशेष प्रजाति है, तो इन्हें संरक्षित करने की भी आवश्यकता है। तो जिस क्षेत्र में ये लोग रह रहे हैं वहाँ के लोगों, मानव वर्गों को और साथ ही सरकार को ऐसी योजनाएं चलानी चाहिए जिनसे पिग्मी लोग विलुप्त होने से बच सकें।